हेलो। चलो भाई, कैपिटल बजटिंग में हम लोग क्या करेंगे, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये चीज़ डिसाइड करेंगे। बेसिकली इन्वेस्टिंग डिसीजन का टॉपिक है हमारा, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक, दो अल्टरनेटिव अगर अवेलेबल है तो कैसे डिसाइड करें कि प्रोजेक्ट नंबर 1 में इन्वेस्ट करें या फिर प्रोजेक्ट नंबर 2 में इन्वेस्ट करें, ये डिसाइड करना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। आपके हिसाब से प्रोजेक्ट का कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिस्क को देखते हुए अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। आपने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आरओआई निकाल लें, एक ऑप्शन आरओआई निकाल लें। हर्ष, आरओआई बोली, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आरओआई की फिगर है ना, आरओआई की फिगर में कौन सी फिगर आएगी ऊपर, ईबीआईटी। ठीक हो गया, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो ईबीआईटी है ना, क्या वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है? अच्छा, अगर किसी प्रोजेक्ट का आरओआई निकालने लगेंगे, क्या हर साल ईबीआईटी सेम आएगा, अनइवन आएगा? अनइवन आएगा। तो फिर उसे एवरेज आउट करेंगे ऐसा कुछ। तो फिर ये जो आरओआई निकालेंगे, क्या ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखेगा? नहीं देखेगा। आरओआई जो चीज़ है ना, वो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करेगी। ठीक, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ बहुत सोनी चीज़, बहुत वाइटल फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो वो कमाई का रेट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करेगा, उस कमाई का रेट का नाम हमने किया हुआ है आईआरआर। कमाई का रेट, आईआरआर वाज कमाई का रेट, यील्ड जिसको बोल देते थे, अर्निंग रेट। और ये जो अर्निंग रेट निकालते थे हम, अर्निंग रेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके निकालते थे कि पैसा कब इन्वेस्ट किया और पैसा कब वापस आया, उस चीज़ को देखते हुए। और जब पैसे की बात करें तो आईआरआर निकालने के लिए हम कैश फ्लोज देखते हैं। ठीक, मतलब जब आरओआई निकालेंगे तो ईबीआईटी वर्ड उठाएंगे। ईबीआईटी बुक फिगर है, बुक फिगर, अकाउंट्स वाली फिगर। तो क्योंकि बुक फिगर है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। बेसिकली अगर एसेट ईयर 1 पे लेके आए, ईयर 1 नहीं, ईयर 0 पे लेके आए, अगर एसेट 10 लाख का, अगर 10 लाख का एसेट ईयर 0 पे लेके आए, तो अगर आरओआई कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या आएगा, 10 लाख को तो कुछ कंसिडर ही नहीं करेंगे हम लोग कहेंगे 10 लाख तो एसेट है, ये तो खर्चे ही है नहीं। जो 10 लाख का एसेट आया उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगी उसको हौले हौले खर्चा मानेंगे। और अगर 10 साल लाइफ है तो हर साल 1-1 लाख का खर्चा मानेंगे। जबकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होएगा, ईयर 0 पे अगर 10 लाख गया तो उसको आउटफ्लो भी मान लेंगे, और फ्यूचर के जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे उसको कुछ नहीं करना। बात समझ में आ रही है? और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ईयर 0 के ऊपर ही 10 लाख का आउटफ्लो हो गया तो उसको वैसे कंसिडर करो। अगर 10 लाख आपका आउटफ्लो हो गया, 10 लाख का पैसा ब्लॉक हो गया, 10 लाख के ऊपर ब्याज पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस चैप्टर में हम प्रोजेक्ट को डिसाइड करने के लिए कि इन्वेस्ट करें या ना करें, उसके लिए एक तरीका लगाएंगे, प्रोजेक्ट का आईआरआर निकाल के देख लो। ठीक, बेसिकली हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को महत्वता ज़्यादा देनी है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है। तो आरओआई तो साइड पर रख दो, इस चैप्टर के लिए आरओआई तो साइड पर रख दो, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं कर रहा। एक ऑप्शन तो ये है, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। प्रोजेक्ट नंबर 1 शेलर लगा लो, प्रोजेक्ट नंबर 2 सोलर प्लांट लगा लो, ऐसे 2 ऑप्शन अवेलेबल है। प्रोजेक्ट नंबर 3 अम्यूजमेंट पार्क खोल लो। तो आप क्या करोगे, तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आईआरआर रेट निकाल लोगे, कमाई का रेट। और कमाई का रेट कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, कैसे निकालेंगे आईआरआर का रेट अगर ढूंढना हो तो? कोई भी 2 रेट एज्यूम कर लेंगे। स्टेप 1 क्या था, कैश फ्लोज लिखेंगे, ईयर 0 वाले और फ्यूचर वाले। आईआरआर निकालने का स्टेप्स क्या थे, पहला स्टेप कैश फ्लोज लिख लो, ईयर 0 वाले और फ्यूचर वाले लिख लिए। फिर कोई भी 2 रेट एज्यूम करके उसको मैच करने की कोशिश करो, आपका कमाई का रेट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट के कमाई का रेट को कंपेयर किसके साथ करेंगे, बस जिसका भी सबसे ज़्यादा हुआ कमाई का रेट वो चूज कर लेंगे, छोड़ दो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, जो प्रोजेक्ट आपको कैश फ्लोज दे रहा है
अगर ईयर 0 में कितना गया, अगर ईयर 0 में आउटफ्लो हुआ आपका 80,000, फाइन, ईयर 0 में आउटफ्लो कितना हुआ 80,000, और किसी ऐसी प्रोजेक्ट में आपने 80,000 लगाया जहां से आपको इनफ्लोज मिल रहे हैं, और इनफ्लो कैसे मिल रहे हैं, ईयर 1 पे आपको मिलेगा 40,000, ईयर 2 पे 40,000 और ईयर 3 पे 40,000। ठीक हो गया, ऐसे करके 3 इनफ्लोज मिलेंगे ईयर 1, 2, 3 पे, हर साल के एंड पे 40,000 मिलेगा। तो टोटल तो कितना मिल गया, एक 20, कितने का प्रॉफिट माने, 40,000 का प्रॉफिट कह दें? नहीं सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैं कहूँ कि जो मेरे 80,000 जहाँ जो मैंने इन्वेस्ट करे हैं ना, अगर इसकी मुझे कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO 10%, तो बताओगे कितना प्रॉफिट हो गया? तो मैं क्या कहूँगा कि जितना पैसा लेट आएगा 10% का ब्याज तो जाएगा ही जाएगा। जो ईयर 1 एंड पे मुझे 40,000 आ रहा है, इसमें 1 साल का ब्याज तो आना ही चाहिए था। जो 10% का ब्याज वापस आ गया वो तो मेरी कॉस्ट रिकवरी है। पीछे मैं 10% का ब्याज पे कर रहा हूँ, मुझे कैश इनफ्लो आया, जो कैश इनफ्लो आया अगर लेट आएगा तो अलॉन्ग विद ब्याज आएगा। तो जितना भी कैश इनफ्लो आया अगर उसमें से 10% का ब्याज हटा दूं, फिर ही मुझे पता लगेगा कि ऊपरली मेरी कमाई कितनी, क्योंकि 10% की तो मुझे पीछे कॉस्ट ही बढ़ रही है। तो मैं क्या कहूँगा कि ईयर 1 पे कितना आ रहा है 40,000, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 0.909 से, इससे क्या हो गया 10% का ब्याज बार हो गया, 10% का ब्याज बार हो गया। और अगर इसमें से 0.826 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसको 0.751 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, और ये हमने कैसे निकाल लिए कि सर 1 डिवाइड बाई 1.10, पहले साल के एंड पे है तो पावर 1, दूसरे साल के एंड पे है तो पावर 2, 1 साल का ब्याज बाहर निकालना तो पावर 1, 2 साल का ब्याज बाहर निकालना तो पावर 2। ठीक, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी इसकी MRC करके 99,474। व्हाट इज दिस? इसमें क्या हो गया, हमने फ्यूचर में जो 40 एक 20 आ रहा था, एक 20 में से ब्याज बाहर निकाल दिया, तो अप्रॉक्सीमेट 20,600 का ब्याज बाहर निकल गया, तो 99,474 वैल्यू एट ईयर 0 आ गई। कि फ्यूचर के जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसे हम बोल सकते हैं ऐसा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। कि सर जो फ्यूचर में पैसा आ रहा है ना वो लेट आ रहा है, लेट आ रहा है तो 10% के पीछे मुझे खर्चा पड़ रहा है, तो एक बार जो पैसा आ रहा है उसमें से 10% जो खर्चा पड़ रहा है वो तो बाहर निकाल दो, 10% का जो कॉस्ट पड़ रही है वो तो बाहर निकाल दी। अब इसमें से एक तो आपका 80,000 ईयर 0 पे इन्वेस्टेड था, ईयर 0 पे कितना इन्वेस्ट किया था हमने, इन्वेस्टमेंट एट ईयर 0, ये पीछे क्या रह गया, व्हाट इज दिस प्रॉफिट, 1 साल का पूरे 3 साल का, पूरे 3 साल का प्रॉफिट ऑफ टोटल लाइफ 3 ईयर का। और ये प्रॉफिट ईयर 0 पे आएगा तो कम आएगा, फ्यूचर में आएगा तो ज्यादा आएगा। ये प्रॉफिट वाली फिगर ईयर 0 वाली है फ्यूचर वाली है, एट ईयर 0। इस चीज को बोलते हैं NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फाउंडेशन में मुझे पता आपने किया हुआ है थोड़ा बहुत ये, ठीक, बस इस चीज को बोलते हैं NPV। वहां पे वर्ड आपने NPV तो सुना था, लेकिन NPV है क्या, आपने कह रहे हो सर फ्यूचर कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू योर NPV। वो तो ठीक है, बस मैंने उसको देसी वर्ड्स में, हल्के वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट इज NPV, व्हाट इज NPV। मैंने को देसी में समझाने की कोशिश करी है कि सर मुझे फ्यूचर में 40,000 आ रहा था पर एनम, 3 सालों के आ रहा था, जो फ्यूचर में पैसा आ रहा है, देखो देखो जो फ्यूचर में पैसा आएगा वो मुझे 2 चीजें लौटा के देगा, एक तो मेरा प्रिंसिपल लौटा के देगा, एक जो पीछे मेरे को कॉस्ट पड़ रही है वो वाली कॉस्ट लौटा के देगा, फिर एक मेरे को प्रॉफिट देगा। जो फ्यूचर में मेरे को इनफ्लोज आ रहे हैं वो मेरे को 3 चीजें देंगे राजे, क्या, एक तो प्रिंसिपल देंगे, जितने प्रिंसिपल इन्वेस्टेड थे 80,000, एक जो मुझे पीछे कॉस्ट पड़ रही है 10% की, तो वो कॉस्ट रिकवरी देंगे, थर्ड प्रॉफिट देंगे। जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया इससे क्या हो गया,
जो पीछे कॉस्ट पड़ रही थी 10% वाली वो कॉस्ट बाहर हो गई, ठीक हो गया। फिर जब 80,000 माइनस किया, जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था वो बाहर हो गया, पीछे क्या रह गया, दिस इज योर एनपीवी। समझ में आया? इसके अलावा ये प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला, फ्यूचर में जो कैश फ्लो आ रहा था उसमें से ब्याज बाहर निकाल दिया टोटल, तो ये ईयर 0 वाली इनफ्लो आ गई और ईयर 0 पे ही आउटफ्लो है, और तो फिर ये प्रॉफिट भी ईयर 0 पे ही खड़ा है, प्लस 3 सालों का टोटल है, तो पूरी लाइफ का प्रॉफिट है ये, ठीक हो गया जी। एक और बात, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बहुत क्रिटिकल बात है, बच्चों को हजम नहीं आता लेकिन आप लॉजिकली सही बताओगे। जब मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग करी, इस लेक्चर की स्टार्टिंग करी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया अगर आपने ये सोचना है कि मैं प्रोजेक्ट 1 में इन्वेस्ट करूं या प्रोजेक्ट 2 में इन्वेस्ट करूं, तो हर्ष ने क्या बोला, सर कौन सा रेट निकाल लो, ROI, रेट ऑफ रिटर्न, फाइन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI निकालने के लिए ऊपर क्या रखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। राजू तूने ROI ही क्यों निकाला, EBIT क्यों निकाला, आफ्टर इंटरेस्ट वाला क्यों नहीं रखा फिगर, नेट प्रॉफिट का रेट क्यों नहीं देखा, सर नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लो, ROI क्यों उठाया। सर आप ऑपरेटिंग चेक करेंगे ना कि इतना बिजनेस तो आ रहे हैं, मतलब मेन इनकी कोर इनकम है, वो तो सर जेडे इंटरेस्ट वगैरह होता है करके आप घटा सकते हैं। आप भी अपना व्यू माइक में बोला करो, लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं आपके व्यूज भी, क्यों, प्रांजल विकास को पास करो, सोना व्यू है यार, प्लीज आई वांट यू टू स्पीक इन द माइक, ऊपरले पासे है, दिख गया। विकास, हमारा क्वेश्चन ये था कि हर्ष ने ROI बोला, नेट प्रॉफिट का मार्जिन क्यों नहीं बोला, ROI ही क्यों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों, EBIT क्यों। सर आप बिजनेस ਦੇ ਕੋਰ ਇਨਕਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ EBIT ਚੱਕਾਂਗੇ। क्योंकि अगर मैं नेट प्रॉफिट देखने जाता उसमें क्या होता, माइनस इंटरेस्ट करके माइनस टैक्स करके पैट वाली फिगर आती, वो पैट उठाते, बेसिकली उसमें से ब्याज माइनस हो जाना था, और ब्याज इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो तो फाइनेंसिंग है। और इधर एक चीज और देखो, इधर क्या रखे हमने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो फाइनेंस रेज करके आए हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, जो फाइनेंस रेज किया है उसमें डेट आ गया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग पड़ी है, ऑपरेटिंग अलग रखो, तो हमें कौन सी वाली फिगर उठानी चाहिए थी, ऑपरेटिंग वाली, फाइन, ब्याज नहीं। तो फिर जो ये मैं, वैसे तो हमने ROI ही नहीं उठाना, वैसे तो सीधा सीधा तो ROI उठाना ही नहीं है, लेकिन इंटेंशन वही रखनी है, मतलब क्या ब्याज का आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो तो होता ही ब्याज का, तो फिर इसको ये जो नेट इनफ्लोज रखे होंगे इसमें से ब्याज माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, अगर दोनों को कंपेयर करके बताएं तो करना चाहिए कि नहीं, श्रेया क्यों नहीं, ऑपरेटिंग देख रहे थे तो उधर भी क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग देखेंगे, तो ब्याज इंटरेस्ट का जो आउटफ्लो हो रहा है वो माइनस नहीं करना चाहिए। जब हम डिवाइड बाय रेट कर रहे हैं उससे क्या बाहर हो रहा है, आप कह रहे हो सर इंटरेस्ट का आउटफ्लो अलग से माइनस करो, डिवाइड बाय रेट अलग से करो, जब सुनो ना, ये 40,000 वाली फिगर आपके हिसाब से EBIT उठानी चाहिए, पैट उठाना चाहिए, कहानी खत्म हो गई, पैट उठाना नहीं चाहिए, EBIT उठानी चाहिए, लेकिन हाँ EBIT ब्रैकेट 1 - T बोल सकते हैं, क्योंकि टैक्स जो आउटफ्लो हो रहा है वो ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं वो तो ऑपरेटिंग ही है ना, तो EBIT ब्रैकेट 1 - T उठाना चाहिए, पैट उठाना चाहिए, EBIT ब्रैकेट 1 - T, बस इतनी बात, ये तो समझ आ रही है।
EBIT ब्रैकेट 1 माइनस टी उठाना चाहिए, पैट नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब ये बन गया जो इंटरेस्ट आउटफ्लो हो रहा है ना उसको कैश आउटफ्लो नहीं मानना। अब आप कहोगे सर आउटफ्लो तो है लेकिन आउटफ्लो ना मानो, ये क्या करा रहे हो? पता लग रहा है कि नहीं? नहीं होएगा, होएगा, सही है। और इंटरेस्ट का जो टैक्स सेविंग है वो ऑपरेटिंग का बेनिफिट बोलोगे, फाइनेंसिंग का बेनिफिट बोलोगे? इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स सेविंग हो रही है फाइनेंसिंग के कारण हो रही है ना, तो टैक्स सेविंग का बेनिफिट ऑपरेटिंग में डालें, फाइनेंसिंग में डालें, तो उसकी वजह से केओ कम कर तो रखा है। खड़ जाए इसी, गर्मी तो लग रही है यार। छोड़ो, चल बंद कर दिया, बंद ही रहने दो। चल एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, फिर देखते हैं। वैसे कोई भी क्वेश्चन 20 खुला पड़े तो 20 करते हैं। पेज नंबर बताऊं? 99। पेज नंबर 99। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल वेस्टिंग एक ही बात है। अब फटा दे, आप माइक में नहीं बोलोगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल वेस्टिंग एक ही बात है। कैपिटल वेस्टिंग में भी क्या था, एस्टिमेट कर रहे हैं कि कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करें। कैपिटल स्ट्रक्चर फिर बात आएगी कि हमारा कैपिटल किस तरीके की है, फिर वो फाइनेंसिंग बात होगी। पे नंबर 99 खोल लिया। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता सेलो लिमिटेड, देखो हमारी जो अभी अभी हमने डिस्कशन करी ना, जो आपको शायद ज़्यादा समझ में नहीं आई, उस डिसीजन में लर्निंग वाला पार्ट ये था कि हर्ष ने बोला सर आरओआई उठा लो, और विकास ने रीजन दिया सर आरओआई क्यों उठानी है, क्योंकि ऑपरेटिंग इनफ्लोज देखने चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ देखना चाहिए। फाइन, ऐसे ही करना चाहिए। सही था, लॉजिक सही था। आरओआई उठाओ क्योंकि सर ऑपरेटिंग इनफ्लोज देखने चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। सही था। फिर भी आरओआई क्यों नहीं उठाया, क्योंकि एक कमी थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा था। तो जो हम प्रैक्टिकली करेंगे वो ये करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करेंगे, टीवीएम भी कंसिडर करेंगे, रखेंगे ऑपरेटिंग वाले, फाइनेंसिंग वाले आउटफ्लोज कंसिडर नहीं करेंगे। फिनिश। शॉर्ट में कंसाइज हो गया ना। आइटमें ऑपरेटिंग वाली रखनी है, अलॉन्ग विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखनी है, बस फिनिश। काम वही करना है, बस सीधा सीधा आरओआई नहीं उठानी, क्योंकि सीधा सीधा अगर आरओआई उठाने जाएंगे, ईबीआईटी उठाने जाएंगे, तो फिर टीवीएम इग्नोर हो गया, और टीवीएम कंसिडर करना चाहिए, लेकिन देखना ऑपरेटिंग ही चाहिए। देखते कैसे देखेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि देखो कहते हैं हम ऐसा डिसाइड करने जा रहे हैं कि एक नई मशीन ले या ना ले, ये डिसाइड करने की सोच रहे हैं। कैसे डिसाइड करेंगे मशीन ले या ना ले? अब ये देख लोगे कि यार आज जाएगा कितना और फ्यूचर में आएगा कितना, और अगर लगेगा कि फ्यूचर में ज़्यादा आएगा, ब्याज बाहर निकाल के, मतलब जो पीछे कॉस्ट पड़ रही है, अगर आज 80 लगाया, फ्यूचर में एक 20 आया, कल 40 देख के खुश ना हो, क्योंकि आज 80 गया है, जो एक 20 आएगा वो फ्यूचर में आएगा, पीछे कॉस्ट भी तो पड़ जाएगी 10% की, तो जो पीछे कॉस्ट पड़ रही है 10% की, वो ब्याज बाहर निकाल करके फिर देखो नफा कितना। ठीक, तो हम कह रहे हैं सेलो लिमिटेड इज बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव अ इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एट अ कॉस्ट ऑफ 1,25,000। व्हाट इज 1,25,000? ईयर 0 पे आउटफ्लो कितना जाएगा? 1,25,000। आउटफ्लो तो नेगेटिव में डाल दिया। विद अ स्क्रैप वैल्यू 30,000, मतलब
ईयर 5 पे क्या इन्फ्लो आएगा इतना? हाँ, स्क्रैप वैल्यू का मतलब ही है ना कि इतने में बिक जाएगी। With 80% of the cost being payable at the start of the project and 20% at the end of the first। अच्छा, ये गलत हो गया। टोटल 1,25 में से क्या हो रहा है? 1 लाख कब जाएगा ईयर 0 पे, और 20% 25,000 कब जाएगा? ईयर 1 पे। ऐसे है, ठीक। The machine would produce 50,000 units per annum of a new product with estimated selling price of 3 rupees per unit. Direct cost would be 1.175। अच्छा, पर यूनिट बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितना? 3। डायरेक्ट कॉस्ट बोली है। अच्छा, एक बार बताओ, क्या डायरेक्ट कॉस्ट को मैं वेरिएबल कॉस्ट बोल सकता हूँ, हाँ या ना? डायरेक्ट कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट कॉस्ट तो वही है ना सर, पर यूनिट सीधा सीधा दिखे, और जब पर यूनिट सीधा सीधा दिख रही है तो सर वेरिएबल हो गया। पर यूनिट बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट ही हो गया। तो फिर जो 1.25 रह गया वो क्या आ गया? ओए, सेलिंग प्राइस मैंने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसका नाम था कंट्रीब्यूशन। किया था ना, इसका नाम था कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस मैंने वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू यार कंट्रीब्यूशन कितना? 1.25। With an annual fixed cost including a depreciation calculated on SLM basis would be 40,000 per annum। क्या 40 यार इंक्लूसिव ऑफ डेप है? 40 यार इंक्लूसिव ऑफ डेप है कि डेप अलग है? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और डेप्शन कैसे निकाली है? SLM बेसिस के ऊपर। अच्छा, एक बात बताओ, डेप्शन बनेगी कितनी वैसे डेप पर एनम? डेप्शन पर एनम कैसे निकालेंगे? मशीन कितने में खरीदी है? बुक्स में तो सर 1.25 में आएंगी, -30 यार, और लाइफ कितनी है? 5 साल। कितना आ गया? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी बोली है? 40 यार में से 19 यार तो क्या हो गया? डेप। 21 यार क्या आ गया? वेरी गुड। बस कैश फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं इसे, कैश फिक्स कॉस्ट सही है। इसमें ओवरहेड भी आएंगे लेकिन फिक्स वाले, कैश फिक्स कॉस्ट होगी बस, ठीक हो गया। और क्योंकि हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन का कैश आउटफ्लो हुआ होगा? डेप्रिसिएशन ना, तो डेप्शन नहीं देखना। पूरी जब मशीन खरीदी थी 1.25, उसको आउटफ्लो माना था हमने, तो डेप्रिसिएशन आउटफ्लो नहीं मानना। सिंपल फिक्स कॉस्ट कितनी उठानी है फिर हमने? सिंपल 21 ईयर उठानी है। In the very first year and the second year, special sale promotion expenditure not included in the above cost would be incurred amounted to 10,000 and 15,000. Calculate the NPV of the project. प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 5 साल। अब ईयर 1 एंड ईयर 2 क्या कैश इनफ्लो आउटफ्लो सेम होंगे? सेम ही है। ये क्वेश्चन ने कहा था 50,000 यूनिट बेचेंगे, सेलिंग प्राइस इतना होएगा, वेरिएबल कॉस्ट इतनी होएगी, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इतने होंगे। बस ऐसा बोला था। ईयर 1 और 2 में तो स्पेशल सेल एक्सपेंस लगेंगे, ईयर 3, 4, 5 में नहीं लगेंगे। तो ईयर 1, 2 एक जैसा होगा, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 ये तीनों एक जैसे होंगे। यूनिट्स तो इधर भी कितनी होंगी? 50,000। यूनिट्स उधर भी कितनी होंगी? 50,000 पर एनम। ईयर 1 और 2 में अलग अलग है, फिर ये भी अलग अलग आएंगे। ईयर 1 अलग आएगा, ईयर 2 अलग आएगा। आई वांट से जिस साल में ये सब सेम होएगा डाटा, उसको क्लब कर सकते हैं आप सिंप्लिसिटी के लिए। तो इधर भी क्वांटिटी कितनी है? 50,000 पर एनम, उधर भी कितनी? 50,000 पर एनम क्वांटिटी होगी। हमने निकालना क्या है? एनपीवी। एनपीवी के लिए क्या चाहिए हमें? यहाँ पे बेसिकली क्योंकि टीवीएम देख रहे हैं तो कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? कैश इनफ्लोज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। माल बेचेंगे तो कैश इनफ्लो आएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जाएगी तो नेट कितना इनफ्लो आएगा? एक 1.25। तो चाहे आप सीधा कंट्रीब्यूशन लिख लो 1.25 के हिसाब से। कितना हो गया? 50 बाट 500 62,500 62,500 62,500। इसमें से नेक्स्ट क्या जाएगा? एक तो आपका कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस।
कैश फिक्स कॉस्ट कितनी 21 21 21 फाइन। और क्या जाएगा आपका सेल प्रमोशन पहले साल में 10,000, दूसरे साल में, उसके बाद नहीं है 0। थर्ड 4 5 में है नहीं। एक मिनट अलग रखेंगे उसे। और तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, कहानी खत्म होगी। टैक्स रेट दिया हुआ, टैक्स रेट नहीं है, नहीं है। बिना टैक्स रेट के क्या समझे फिर, क्वेश्चन गलत उठा लिया, सौखा उठा लिया, चलो कोई नहीं। तो ये क्या बन गया आपका नेट इनफ्लो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना राजा के, पीछे ब्याज जो पड़ रहा है, टैक्स रेट तो नहीं है। कितना इनफ्लो आ गया नेट, नेट इनफ्लो कितना हो गया 31,500। नेक्स्ट ठीक, हर साल का इनफ्लो हो गया। ईयर 3 4 5 में 3 सालों का इनफ्लो तो 41,500 पर एनम आएगा। हमने निकालना क्या है, फ्यूचर में जो पैसा आ रहा है उसमें से ब्याज बाहर निकाल के, ब्याज बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। रेट कितना आपका 10%, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई 0.909 0.826, इनको इसमें हमने 3 साल, थर्ड ईयर भी उठाना है, फोर्थ भी उठाना है, फिफ्थ भी उठाना है, क्यूमुलेटिव, तो तीन फैक्टर अलग अलग प्लस कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू दूसरे साल का आ गया, अब फिर से इक्वल टू तीसरे साल का आ गया, अब इसको एम प्लस, फिर इक्वल टू चौथे साल का आ गया, फिर एम प्लस, फिर इक्वल टू 5वें साल का आ गया, फिर एम प्लस, फिर एम आर सी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ का फैक्टर कितना आया था, पहले 2 साल भी कर दिए, ठीक। व्हाट इज 1,35,800, फ्यूचर में जो एनुअल कैश इनफ्लोज आ रहे हैं ना प्रमीत, व्हाट इज 1,35,800, फ्यूचर में जो एनुअल कैश इनफ्लो आ रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ब्याज बाहर निकाल के। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फ्यूचर कैश इनफ्लो है ये। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फ्यूचर कैश इनफ्लो। इसमें ये रह गया कि सर ईयर 5 एंड पे स्क्रैप भी तो आएगा। अच्छा एक बार बताओ प्रभ, यहाँ पे मैं जोड़ सकता था, स्क्रैप भी तो इनफ्लो आ रहा है ना 30,000, क्या यहाँ पे जोड़ सकता था, है क्यों, वो कल ईयर 5 क्या है, और ये 41,500 थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों का है, तो अलग से जोड़ेंगे। प्लस और स्क्रैप भी क्या जोड़ेंगे, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, 30,000 इंटू 0.621, 18,628, टोटल कितना हो गया 1,54,428। व्हाट इज दिस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, पीवीसीआई। फ्यूचर में जितना ही पैसा आ रहा है ना, ब्याज बाहर निकाल करके इनफ्लो रख लिए। जब ब्याज बाहर निकाल दे उससे क्या होगा, जो पीछे कॉस्ट पड़ रही थी वो बाहर निकाल दी, और जो प्रिंसिपल आउटफ्लो गया है वो भी बाहर निकाल दो। अब जो प्रिंसिपल आउटफ्लो गया है वो कितना गया है, 1,00,000 एक गया, 25,000 एक गया, लेकिन 25,000 कब गया है, ईयर 1 एंड पे गया है, तो इसमें से ब्याज बाहर निकालो, 1/727। ये क्या आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ईयर 0 के टर्म में कितना गया है, 1/727, कितना रह गया 31,701। दिस इज योर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आप कहोगे सर 11 रुपए का फर्क आ गया, चलेगा, डेफिनेट चलेगा,
राउंड ऑफ। अब अगर प्रांजल आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनपीवी, क्या कहोगे? तो प्रांजल जब एनपीवी को समझाने गई, जो कैलकुलेशन करी है उसको इंग्लिश में बोल दिया। अगर ऑब्जर्वेशन करनी हो व्हाट इज एनपीवी, 5 सालों का प्रॉफिट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म, फिनिश। दिस इज 5 सालों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 5 सालों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, फिनिश। इस अब डिफाइन हो गया। जो आपने बताया स्टेप्स टू कैलकुलेट एनपीवी बता दिए। आपके वाला क्या था? स्टेप्स टू कैलकुलेट एनपीवी। अगर डिफाइन करना व्हाट इज एनपीवी, 5 years का प्रोजेक्ट था, ये ऐसा कहीं प्रॉफिट ऑफ द टोटल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रॉफिट कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द टोटल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इन द प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, दिस इज एनपीवी। ठीक है जी, बोल शिवानी। क्यों नींद आ रही है? कोई नहीं, खड़े हो जाओ थोड़ी देर पीछे, नींद उठ जाएगी। टॉपिक पता कितना इंपॉर्टेंट है, आप जाने को बोल रहे हो यार, ऐसे यूज करोगे इसको भी? इंटरेस्टिंग है, नींद नहीं आएगी यार। विलिंगली कर रही है अगली एक्स्ट्रा दिनों में, मेरे कारण तो हटा नहीं था। अब क्या करना है, जाना है, वीडियो देखनी है, ठीक है, इसी के लिए तो बैकअप रखा हुआ है। थोड़े छतरी पहनेंगे, ठीक है जी। और ये गला गुला सेट करो, दवाई दूँ लो यार। हनी टच ले लेना, गर्म पानी में बहुत बढ़िया चीज़ है हनी टच लिक्विड। चलो, ये समझ में आया कुछ तो? एनपीवी, व्हाट इज एनपीवी? कैलकुलेशन समझ आ गई? बहुत बढ़िया। खड़ जो नहीं रिंदा, नया चैप्टर ये शुरू कराई गई थी, आप भाग गई। इसने भी कराया था, खैर इसने भी कराया था, हैं? कोई ना, ये सोखा है। और ऐप चलने तो लेक्चर तो अपलोड होने दो वहाँ पे, ऐप की बॉडी फिर देंगे। अब डेप्रिसिएशन वैसे तो हमने कंसिडर नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन को पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं? इनकम टैक्स के पीएनएल में, इनकम टैक्स के पीएनएल में ओए करते ही हैं। डेप्रिसिएशन का इनकम टैक्स के पीएनएल में डेबिट होती है, यस। अगर इनकम टैक्स में पीएनएल में डेबिट होगी क्या प्रॉफिट कम होएगा? यस।
अगर प्रॉफिट कम तो डेप्रिसिएशन की वजह से क्या टैक्स कम पे करना पड़ा, यस। तो डेप्रिसिएशन वैसे कैश आउटफ्लो तो है नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स सेविंग होगी, और टैक्स सेविंग होगी मतलब अगर सर पहले 40,000 टैक्स जाना था, फिर से एक बार एग्जांपल चेंज करता हूँ, लेट्स से पहले आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी क्या बोलते हैं इसे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, लेट्स से 1,80,000, पीबीडीटी कितना था 180, डेप्शन कितनी थी हमारी, इस गिवन क्वेश्चन में डेप्शन कितनी आई थी 19,000 पर एनम, 19,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रह गया, 19 यार 1 साल की थी, हाँ तो फिर वाओ 1 साल की माइनस करेंगे 1 साल के प्रॉफिट में से, प्रॉफिट एज्यूम तो ठीक है चलो, द थिंग इज कि जब जब ये टर्म्स होंगी ना ईबीआईटी, ईबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्शन एंड टैक्स, हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 साल की होगी हमेशा। अच्छा ये ले अब ठीक है, अब ठीक है 1,61,000। अब अगर टैक्स का रेट 30% है कितना बना, अड़तालीस। व्हाट इज दिस टैक्स, अगर डेप्रिसिएशन ना होती तो टैक्स कितना जाता, 180 का 30%, कितना टैक्स कम गया, जाना था लेकिन नहीं गया, कैसे ऐसा बोल सकता हूँ, इनफ्लो हो गया, बचपन में बोलते थे ना मनी सेव्ड इक्वल टू मनी अर्न्ड, नहीं हुआ, फायदा हो गया, फायदा तो हो गया, चलो फायदा। डेप्रिसिएशन का रेट अगर बढ़ा लोगे इनिशियली में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, लेकिन वो वही लेटर ईयर में कम होगी, और बाकी आपके कर कराज नहीं होता, इनकम टैक्स ने डेप्रिसिएशन का रेट बता रखे हैं, जो दे रखे हैं उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, कर कराज नहीं है। दिए ही नहीं, दिए ही नहीं, पर आइटम रेट स्पेसिफाइड है सेक्शन नंबर 32 अलॉन्ग विद रूल्स। टैक्स के रेट कहाँ पे दिए हुए हैं, सेक्शन 32 में या रूल्स में, रूल्स में है, रूल्स में है। सेक्शन 32 में सिर्फ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन के रेट्स रूल्स में दिए हुए हैं। वो तो सेक्शन 32 रेड अलॉन्ग विद रूल्स दिया होता है बुक्स में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बुक गलत है, मेरी बुक में भी ऐसा ही है, सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स, तभी हम लॉ पढ़ते हैं ना, हम बेयर एक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, लेकिन बेयर एक्ट में नहीं है, रूल्स में है। चल भाई बोल विकांश, डाउट बोल, बोल यार, मैंने ना बाहर निकाल देना है, चल बोल डाउट पूछो। हाँ हाँ इनफ्लो ही है, ये मन ना मन यार इनफ्लो क्या ना होगा, आज ही नहीं मनन गए इन्हों प्रॉफिट मान के नफा मान के ऐड कर लेंगे, लेकिन करनगे तो सही तो करना चाहिए, इनफ्लो ही हो गया ना, बस यही मैं कह रहा हूँ, इनफ्लो हो गया। अब इनफ्लो कैसे हो गया सर, गया ही नहीं, इनफ्लो नहीं मानना ना मानो, मेरे फायदा मान लो, ठीक है, दिल अच्छा लगना चाहिए, जैसे मर्जी अच्छा लगे, वर्ड्स का क्या है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, नाम पे मत जाओ। लर्निंग वाला पॉइंट क्या था, लर्निंग क्या थी यहाँ पे कि सर अगर डेप्रिसिएशन चाहे नॉन कैश एक्सपेंस है P&L में चार्ज करेंगे तो टैक्स बचेगा, टैक्स बचेगा तो फायदा हो गया, तो वो हमें टैक्स वो कंसिडर करना है, इनफ्लो मान के कंसिडर कर लो या फायदा मान के कंसिडर करो, लेकिन कंसिडर करना है, डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करनी, लेकिन डेप्शन की वजह से जो टैक्स बच रहा है वो कंसिडर करना है। ब्याज कंसिडर करना है कि नहीं, ब्याज को आउटफ्लो मानना है कि नहीं,
सर चाहे ब्याज आउटफ्लो जरूर है लेकिन वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वो नहीं उठानी, हमने सिर्फ ऑपरेटिंग उठानी है। ब्याज के ऊपर टैक्स सेविंग हो रहा है वो उठाना कि नहीं, वो भी नहीं उठाना। जो टैक्स बेनिफिट हमने केओ में ले रखा है सर, जब केओ निकाली थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग हो रही थी तो के डी कॉस्ट ऑफ डेट उसमें छोटी ली थी, तो ब्याज की टैक्स सेविंग उधर ले रखी है तो इधर नहीं लेनी फिर से। ना समझ में आ गई? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अगला 21वां। आंसर नंबर 21। अब इस 21 में ना हम दो काम करेंगे, एक तो एनपीवी निकालेंगे और एक आईआरआर निकालेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे उसमें बहुत सारी चीज़ें बोलेगा, एक और चलो आपको चीज़ सिखाई देंगे पीआई। बस ये 3 चीज़ें सिखाएंगे, हर एक क्वेश्चन में आपने 3 चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन मांगे एक, आपने निकालनी है तीनों। क्वेश्चन मांगे ये तो भी तीनों, ये मांगे तो भी तीनों, आपने तीनों निकालनी है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में अपन तीनों निकालते हैं। कहते हैं नवजीवनी हॉस्पिटल है कंसिडर कर रहे हैं मशीन परचेज करने की फॉर द रेडियोग्राफी विच इज प्राइस्ड एट 2 लाख। 2 लाख क्या दे रखा है आपको, मशीन का प्राइस बता रखा है। कई बार ऐसे आउटफ्लो कुछ नहीं बताया, आउटफ्लो कब हो रहा है तो क्या मानेंगे, ईयर 0 पे। कई बार क्या रहता है कि मशीन इतने की है और थोड़ा सा अब जाएगा थोड़ा सा बाद में जाएगा, नहीं बताया तो ईयर 0 पे जा रहा है। नेक्स्ट काम, द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 ईयर्स। लाइफ कितनी है मशीन की, 8 साल है। एंड हैज एक्सपेक्टेड साल्वेज वैल्यू ऑफ 18 ईयर एट द 8th ईयर एंड। हाँ, साल्वेज कितनी है 18,000 ईयर 8 पे, तो ईयर 8 पे इनफ्लो कितना है 18,000। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 22,500। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन चलाने की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 22,500। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम कितनी, आगे क्या दे रखा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 पर एनम। अच्छा, एक 20 आएगा और कितना जाएगा, 22,500 जाएगा, पर एनम का डाटा है सारा। प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द रेडियोग्राफी वर्क। क्या समझे, कहानी पढ़नी इंपॉर्टेंट है, कहानी समझनी इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप कहानी लिंक करोगे। कल ही न्यूमेरिकल डाटा उठाने लगोगे ना, पता नहीं आंसर बने पता नहीं ना बने, मौके की बात। एंड इज अर्निंग अ कमीशन ऑफ 36,000 नेट ऑफ टैक्सेस। क्या समझे, पे कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं, कहानी ध्यान ना पढ़ो क्वेश्चन की कहानी क्या बोल रही है, कहानी आप पढ़ो, मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्वेश्चन बता दूंगा, न्यूमेरिकल बता दूंगा, कहानी नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन की कहानी चल क्या रही है। रेडियोग्राफी ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਗਾਹਕ कहानी आप पढ़ो, मैं पढ़ता ही नहीं। आप पढ़ के बताओ क्वेश्चन में कहानी चल क्या रही है। ਸਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀਏ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ। परफेक्ट। प्रथम क्वेश्चन कैसा है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना, थोड़ा तरीके नाल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर वो आए देख रहे हैं ये आउटसोर्स का खर्चा कितना है ते मशीन खरीद के आउटसोर्स करता खर्चा क्या नफा है, हम चला रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कभी कभी ग्राहक, देखो हम कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ सर्विसेज हो सकता है ना दें, जिसमें हम रेडियो की सर्विसेज नहीं दे रहे फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए अगर कस्टमर मांग लेता है कि रेडियो की सर्विस, हम उसे रेफर कर देते हैं कहीं और, उसको बोल रहे हैं आउटसोर्स, बाहर कस्टमर पे ही देते हैं, और जितने पे दे वहाँ से कमीशन अर्न कर रहे हैं। तेरे को गाहक पे जे लिया पैसे, और वो कितना पैसा दे रहा है, 36,000 रुपये दे रहा है नेट ऑफ टैक्स। मतलब अगर पैसा देता होएगा तो मेरी इनकम बढ़ती होगी, इनकम बढ़ती होगी तो टैक्स भी बढ़ता होएगा, तो 36,000 इज इनकम बढ़ी माइनस 30% टैक्स रेट 30% है ना, तो 30% काटने के बाद इतना बचता है मुझे। समझ में आ गया कि करंटली मैं कस्टमर को बाहर भेज रहा था, तो मेरे को 36,000 आ रहा था, फाइन। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार गाहक बाले आने लगे रेडियो वाले, बाहर पे जिंदगी जाए आप ही मशीन पा लेने हैं, इन्हों वही बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं यार, पुर हुआ है यार, इसको ऐसे बोलते हैं कि आप ही मशीन ले आते हैं। पंजाबी जनो वही बोलते हैं मशीन पा लेने हैं, ट्रक पा रखे है, अच्छा ट्रक पाए पा लेंगे हैं, ऐसे बोलते हैं।
अब पापा मशीन पा लेते हैं, ले आते हैं यार, ए बेवकूफ है छाड़े ना, मशीन ले आते हैं। तो हम मशीन लेके आ रहे हैं कि सोच रहे हैं, अगर मशीन लेके आएंगे तो रेवेन्यू कितना जनरेट करके देगी मशीन, 1,20,000 पर एनम, लेकिन उसको 22,500 चलाने का खर्चा पे करना पड़ेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि बताओ मशीन लेके आए या ना लेके आए, दिस इज द क्वेश्चन। कहानी समझ में आ गई? हमने कहा सर ठीक है, ये रेवेन्यू कितना आएगा 1,20, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी 22,500, और बताओ क्या करना है। एनपीवी ਨੂੰ 36000 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ 36000 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 70% ਕਰਕੇ जो आ रहा है। अच्छा, जो एनपीवी के लिए डाटा उठाओगे वो नेट ऑफ टैक्स होएगा, बिफोर टैक्स होएगा, वो भी नेट ऑफ टैक्स होएगा, 36,000 भी नेट ऑफ टैक्स होएगा। सही बोले, सही बोले, सही बोले आप। देखो सर रेवेन्यू इतना आएगा, सेल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी जाएगी, ये पे करने के बाद कितना बच गया आपका पास 93,500, ठीक है जी। अब क्योंकि मशीन लेके आए हैं तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, अगर डेप्शन चार्ज करेंगे तो टैक्स भी बचेगा, ये भी चीज कंसिडर करनी है। ये तो कौन सा आ गया आपका, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ गया, ठीक। डेप्शन कितनी लगेगी, 2 लाख की मशीन है, 18,000 रेजिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन ने डब्ल्यूडीबी मेथड बताया, कुछ रेट बताया नहीं, तो फिर रेट निकालेंगे कैसे। अब ये ना कहना सर नहीं बचपन में फॉर्मूला सीखा था हमने डब्ल्यूडीबी मेथड में रेट निकालने का, वैसा कुछ नहीं करना। अगर रेट दे दे, अगर रेट दे दे तो वो यूज कर लिया, नहीं है तो डिवाइड बाय लाइफ एसएलएम मेथड लगा दिया, तो 8 ईयर्स कितना रह गया। व्हाट इज दिस, डेप्रिसिएशन पर एनम। तो हम कहेंगे अच्छा इतनी डेप है, डेप माइनस कर दो। डेप क्यों माइनस कर रहा हूं मैं, टैक्स बचेगा ना सर, तो टैक्स बचाने के लिए एक बार डेप्शन माइनस कर दी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया अपना 97,500, माइनस क्या करूंगा टैक्स कितना 30%, कितना जाएगा, हाँ फिर करो ना, माइनस 30% कितना रह गया, अब क्या करूं नेक्स्ट स्टेप, पहले तो डेप ऐड बैक करो, ये डेप ऐड बैक क्यों किया है, पचहत्तर जीरो, ये क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि देखो सर हमें 97,500 आ रहा था, इसमें से टैक्स कितना जाना था 30%, कितना हो गया, काट के कितना रह गया 97,500 कैसे आया, वही आपका 1,20 माइनस 22,500, आ गया। इसमें आपको क्या करना चाहिए था, टैक्स सेविंग ऑन डेप प्लस करना चाहिए था, सही है, टैक्स सेविंग ऑन डेप प्लस करना चाहिए था। सर नफा हो गया ना, बच गया, जोड़ो। डेप्रिसिएशन कितनी थी 22,750 का 30% बचेगा, कितना हो गया 6, टोटल कितना हो गया 75 जीरो, तो वो तो ठीक है, बेसिकली हमें करना ऐसे चाहिए था, ये लॉजिकली समझ आएगा, ये समझ आएगा कि सर देखो हम क्योंकि टीवीएम उठा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो देख रहे हैं, 1,20 आएगा 22,500 जाएगा, तो नेट कितना इनफ्लो होएगा 97,500, नेट इतना इनफ्लो होएगा तो टैक्स देना पड़ेगा 30% का, टैक्स देके कितना बचेगा इतना, लेकिन सर क्योंकि ऊपर खर्चा नहीं कंसिडर किया तो टैक्स ज़्यादा माइनस हो गया, एक्चुअल में टैक्स कम जाएगा, कितना टैक्स की सेविंग होगी, जितना डेप P&L में डेबिट करेंगे उसका 30%, तो जोड़ना बनता था एड बैक। तो नेट ऑफ टैक्स इनफ्लो कितना बनता है हमारा मशीन लेके आने के बाद, आफ्टर मशीन परचेज कितना आएगा 75 जीरो 75 पर एनम, और पहले कितना आ रहा था 36, एक्स्ट्रा कितना आने लगा, ये क्या हो गया 39,075 एक्स्ट्रा इनफ्लो पर एनम आफ्टर टैक्स, नेट ऑफ टैक्स, सही है। एक्स्ट्रा इनफ्लो कितना हो रहा है 39,075, लेकिन ये 39,075 39,075
इतना इन्फ्लो लेके आने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, मशीन लेके आनी पड़ी, क्योंकि 36,000 को जो इन्फ्लो आ रहा था वो तो विदाउट मशीन भी आ रहा था। अब ये जो एक्स्ट्रा 39,000 इन्फ्लो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि मशीन लेके आए हैं। अब देखेंगे मशीन लेके आना वर्थ इट है या नहीं। 39,075 कितने सालों के लिए आएगा, 8 सालों के लिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हो गया, रेट कितना है हमारा 10%, 8 सालों का फैक्टर कितना हो गया, टोटल बता दिया 20 इतना 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू 8 टाइम्स फिर GT। ठीक हो गया। तो फैक्टर आ गया, फैक्टर को जो आ गया उसको मल्टीप्लाई बाय 39,075। व्हाट इज दिस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इनफ्लो प्लस इसके अलावा एक और भी आएगा सर 8th ईयर एंड पे स्क्रैप। कितना मिलेगा स्क्रैप, 18,000 शायद, लेकिन 18,000 तो एंड पे मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, टोटल कितना हो गया 200 माइनस ये आ गया फ्यूचर में टोटल जितना आ रहा है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस ईयर 0 में कितना गया था, मशीन कितने की आई थी 2 लाख की, नेट कितना बन रहा है। तो जो इंदर क्या कह रहा है सर एनपीवी के साथ कंपेयर करने वो चीज़ गलत है थोड़ी, क्योंकि एनपीवी ना ईयर 0 वाली फिगर है और 36,000 पर एनम की फिगर है। 36,000 हर साल के एंड पे है, ये ईयर 0 पे है सिर्फ एक फिगर। एनपीवी के साथ नहीं कंपेयर करेंगे, हर साल ही जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको कंपेयर कर लिया कि पहले कितना आता था 36,000, अब कितना आएगा 75,000, तो एक्स्ट्रा कितना आया 39,000। और एक्स्ट्रा 39 क्यों आ पाया, क्योंकि मैंने मशीन खरीदी है, दैट्स वाई आ पाया। ठीक, एक काम करो, थोड़ी बोरियत हो जाएगी नहीं तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है, व्हाट इफ द कमीशन वाज बिफोर इनकम टैक्स। करिए क्वेश्चन, कहते व्हाट इफ द कमीशन वाज 36,000 बिफोर इनकम टैक्स। ऐसा भी ठीक है कि सर 36,000 में से 30% का टैक्स कटा दो। कहते 36,000 माइनस करने की बजाय कितना माइनस कर देते छोटी फिगर 25,200। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन एक ये ऑप्शन ठीक है कि 75,000 में से 25,200 माइनस कर दो। एक अनदर ऑप्शन बिना माइनस कितने वाला ये जो आया था इसमें से माइनस कर दो 36,000, तो भी ठीक है। बात बनाना सेम थिंग है। ठीक हो गया, चलिए आगे एक और क्वेश्चन करें। सैंपल चल रहा है अभी, तो सैंपल टेस्टिंग हो रही है। 5-4 क्वेश्चन सैंपल में करो, फिर होमवर्क देंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में डेप्शन इसलिए नहीं कंसिडर करेगी क्योंकि टैक्स का रेट नहीं था, और अगर टैक्स का रेट है नहीं फिर टैक्स सेविंग है नहीं, अगर टैक्स सेविंग है नहीं फिर डेप्शन किसी काम की नहीं है। समझ आ गया, दैट्स व्हाई कंसिडर नहीं किया। बोलो उच्ची उच्ची सुनया नहीं। चल कैलकुलेशन तो यार सही होती है बस। देखने में ही है, टोटल में 8,000 ही लिया हमने। चले फिर अगला क्वेश्चन चले। नहीं ऑब्वियस ही है तो कि ये क्लियर है, फिर आगे चले ऐसे आगे तो चलो। हाँ दिल लग गया रहता है, अंतरे पेशेंस टेस्ट करना पूछ लिया कर ऐसे। तुसी अंतरे लैने हो ना कुड़ी दे, है ना भी पेशेंट टेस्ट करते हैं। किस दिन खड़ी होकर सिर पाड़ेगी, चलो ऐसे ही चलता होता है स्कूलों में, मुझे पता है।
मैं भी बहुत अंतरे लेता था, कोई नहीं। रिसेंटली ना मतलब जैसे फ्रेंड का बर्थडे था 26 मार्च, तो उस दिन मिले है ना, एक लड़की मिली जो बहुत पहले स्कूल में कॉमन होते थे, ट्यूशन पे। तब हम बहुत लड़ते होते थे ऐसे। तब मैं वो 8-10 साल बाद फिर होते बथेरे अंतर लेते। हाँ, शी इज मैरिड नाउ। मेरे नाल के बहुत लोगों की शादी होगी। हाँ, इसमें से ना क्रॉप करके ना पापा को भेजता हूँ मैं। भाई देख लो जवाग में आग डाल दिया मेरा, सही है ना। आप पता है ही नहीं टॉर्ना छड़िया ने। सर टॉर ना अब मैं करा रहा हूँ 12:30 बज गए, 2 या 3 क्वेश्चन कराने हैं आधे पौने घंटे में, फिर जाओ। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, फिर आपकी छुट्टी। आज का होमवर्क है। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। एग्जिस्टिंग कंपनियां देखो, प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट विद प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है, 8 साल की। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 240 लाख। एट द एंड ऑफ द 8 ईयर नो रेजिडुअल वैल्यू विल बी रियलाइज्ड। वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, 30 लाख विल बी नीडेड। एक बार बताओ, 240 लाख जो जाएगा उसकी रेजिडुअल वैल्यू तो 0 बता दी कि आ जाएगा 240, फ्यूचर में कितना आएगा 0, प्लस 240 के अलावा वर्किंग कैपिटल जाएगी 30 लाख। क्या ये वर्किंग कैपिटल फ्यूचर में आएगी कि नहीं वापस? अच्छा, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या आ गया सर, डेटर। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या आ गया, डेटर। ठीक हो गया। ईयर 8 एंड पे डेटर सारे रियलाइज हो जाएंगे कि नहीं? जैसे ईयर 0 पे क्या होएगा, हम स्टॉक लेके आएंगे बहुत सारा, 30 लाख का स्टॉक लेके आएंगे। चलो हो सकता है थोड़े से बैड डेट हो गए, बाकी तो आ जाएंगे। एज्यूम आई करांगे ना, बैड डेट नहीं है तो यही रियलाइज करेंगे 30 लाख आएगा। वैसे तो एक बात बताओ कि अगर मैं गुड्स खरीद के लेके आ गया, परचेज, क्या खर्चा हो गया? अगर मैं गुड्स परचेज करके लेके आ गया तो खर्चा नहीं हुआ, लेकिन मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। हाँ, तो क्योंकि मेरी 30 लाख की वर्किंग कैपिटल में मेरा 30 लाख ब्लॉक रहेगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वर्किंग कैपिटल में मेरा कितना ब्लॉक रहेगा, 30 लाख। तो हम करते क्या है, 30 लाख को ईयर 0 पे आउटफ्लो मान लेते हैं, और लाइफ एंड पे 8th ईयर एंड पे इनफ्लो मान लेते हैं 30 लाख का। इससे क्या हो जाएगा, फ्यूचर में परफेक्ट। ईयर 0 में 30 लाख को आउटफ्लो माना, ईयर 8 पे 30 लाख को इनफ्लो माना। जब इनफ्लो मानेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ही मानेंगे। तो कुल मिलाकर के वो इनफ्लो छोटी फिगर होगी, आउटफ्लो ज्यादा बड़ी फिगर है। तो हो क्या गया, 8 साल पैसा ब्लॉक था, उसका खर्चा ब्याज एक आउटफ्लो कंसिडर हो गया। आउटफ्लो 30 लाख माना, इनफ्लो छोटा मानेंगे तो एक आउटफ्लो कंसिडर हो गया ना। नेट 30 लाख आउटफ्लो, लेट से जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल आ रही है 30 लाख की, निकाले लो कितनी आएगी, 10% का निकालना। 8 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, 14 लाख आ गया।
तो 14 लाख बेसिकली क्या हो गया, 30 लाख का जो इनफ्लो आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म में, 30 लाख गया 14 लाख आया, तो मैंने बेसिकली 16 लाख का आउटफ्लो कंसिडर कर लिया। हाँ तो करना भी चाहिए था, जो पैसा ब्लॉक है उसका ब्याज, ऐसे बात होगी। ठीक, समझने वाली बात ये थी कि वर्किंग कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो खर्चा नहीं है, लेकिन क्योंकि पैसा ब्लॉक रहेगा तो टीवीएम के हिसाब से खर्चा क्रिएट हो जाएगा, ब्याज। तो एक बार 30 लाख का आउटफ्लो मानेंगे, और क्वेश्चन अगर क्वेश्चन कुछ दे ना दे 30 लाख तो इनफ्लो बनेगा ही बनेगा, फिनिश है कहानी। हमेशा ही जितनी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है उतना अमाउंट ऑफ इनफ्लो मानना ही मानना है एट द लाइफ एंड। एक क्वेश्चन मई 24 में ऐसा आया, क्वेश्चन बोलता, वरुण सुनना, क्वेश्चन बोलता वर्किंग कैपिटल वुड बी निल एट द लाइफ एंड। तो फिर वर्किंग कैपिटल की अमाउंट को इनफ्लो मानना कि नहीं लाइफ एंड पे? क्वेश्चन कहता वर्किंग कैपिटल विल बी निल एट द लाइफ एंड, इनफ्लो मानना कि नहीं 30 लाख को? 30 लाख खाजूगा तो निल हो जाऊगा। 30 लाख को तो इनफ्लो मानना ही मानना है यार, चाहे निल कह दिया तो भी इनफ्लो तो मानना ही मानना है। इतने चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। समझ में आ गया? चलो जी, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखना। एक ही क्वेश्चन में मैं अगले 5 क्वेश्चन करा दूंगा, पांचों अगले सेम है, एक एक चीज का फर्क है पांचों में। अब कहते हैं एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी लाइफ कितनी है 8 साल, और यूनिट्स कितने हैं, ऐसे ऐसे इतने यूनिट्स प्रोड्यूस भी इतने करेंगे, सेल भी इतने करेंगे। एक्सपेंडिचर बता रखा है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा से 5वां, 6वां से 8वां, फाइन। अब हमें जब यहाँ पे डाटा बनाना है, कल्ले कल्ले का अलग अलग ले या कुछ को कंबाइन कर ले, 6, 7, 8 तो कंबाइन रखो, 4 ही ग्रुप बना लो। ये ना बेसिकली आपने एक तो ये देखना होता है, प्लस ये खर्चा देखना होता है। खर्चा भी देखो इन्हीं 4 में है, इधर भी इन्हीं 4 में है, तो फाइन। अगर खर्चा ऐसा होता 3rd का अलग है, 4th 5th का अलग है, खर्चे के हिसाब से बना लेते ऐसे, तो देख लेना ऐसे प्रपोज। चलो बट ठीक है, सियाने हो आप, कर लोगे। नहीं कुछ चीज़ें ऑब्वियसली होनी है, अब पे सही हो जाती है। ईयर 1 नहीं, गलती होगी, कोई सियाना नहीं, डाउट करने लग गया अपने आप पे, हम सियाने हैं यार। यूनिट्स कितने कितने दे रखे हैं, 60,000, 80,000, 1,40,000, 1,20,000 यूनिट्स आगे। और आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है, 200 आ गया। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 80। ठीक हो गया। अब देखो सेल रेवेन्यू अलग अलग लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग लिखना, कोई तुक नहीं है, टाइम वेस्ट है। सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के वो लिख लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 120 हो गया, सीधा टोटल ऑफ कंट्रीब्यूशन लिख लो। कंट्रीब्यूशन टोटल में कितना हो गया पहले साल का, 72 लाख, 96 लाख, यार मल्टीप्लाई करो ही ना, उसको 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 के साथ 1.44। ठीक, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई। अच्छा, जो फिक्स कॉस्ट उठानी है डेप्शन मिला के कि डेप्शन छोड़ के, डेप्शन के अलावा, डेप्शन का बस टैक्स सेविंग कंसिडर करनी होती है हमने। और कितना है ये, 30 लाख है, 30 क्यों, अच्छा ऊपर रेवेन्यू 1 साल का लिया, 3 साल का लिया, थाले जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो इकट्ठा ही मल्टीप्लाई हो जाता है 3 साल का। देखते हैं, सही है, दोनों तरीके हो सकते हैं। सोना है डाउट विकांश का जेन्युइन है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है बोलियो,
50, 25 और क्या दे रखा है? इनकम टैक्स। SLM is permissible for the tax purpose. Assume that loss cannot be carried forward. ओके देखते हैं खड़ जाओ। चलो जी, अब बात विकास की ये है, ही सेइंग कि सर देखो फिक्स कॉस्ट आपको दे दी 30 लाख, उसके बाद 6 लाइन में बोला SLM डेप्रिसिएशन। वैसे डेप्शन देखना बनेगी कितनी, मशीन कितने की ली है? 240 लाख की, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0/8, कितना बन गया? अब आप बताओ डेप्रिसिएशन इसमें बीच में होएगी कि नहीं होएगी? नहीं होएगी, कुछ तो खर्चा और होएगा ही। एक ये लॉजिकल सी बात निकल आई इस क्वेश्चन में। बाकी ये मौके देखने की बात होती है। डेप्रिसिएशन अगर फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होए ना, स्पेसिफिकली बता देता है यूजुअली, और अगर कुछ ना बताए तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही मानते हैं कि डेप्रिसिएशन अड्डा है, फिक्स कॉस्ट अलग है। देखने लिख लो यहाँ पे, इफ क्वेश्चन साइलेंट, assume fixed cost given is cash fixed cost, that is without depreciation. चलो भाई, ये लिख लिया आपने कि ठीक है। तो फिर डेप्शन, अब हमने देखा हमारे पास दो तरीके थे। एक ऑप्शन डेप्शन कटा के प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, फिर टैक्स कटाओ, फिर डेप्शन ऐड बैक करो, एक वो तरीका। दूसरा तरीका क्या था? सीधा टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन प्लस कर लो। कौन सा तरीका लगाना चाहिए? सीधा टैक्स सेविंग कर लो। वैसा ओनली इफ
अगर आपको लगे कि क्वेश्चन में लॉस लूज वाला सिनेरियो नहीं है, और अगर क्वेश्चन में लॉस वाला सिनेरियो हुआ फिर वैसे किया तो काम गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते। आगे जाके क्वेश्चन दिखाता हूँ, वैसे करने जाओगे क्वेश्चन लेंथी बहुत हो जाएगा WDV वाले क्वेश्चन में, तो आगे जाके कलर टैक्स सेविंग उठाना पड़ेगा। जब जब क्वेश्चन सौखा है, छोटा है, डेप्शन माइनस करो। या फंडा तो ये है, जब जब लॉस वाला क्वेश्चन होएगा, अब सर हमें कैसे पता लगेगा लॉस वाला क्वेश्चन है ना, कुछ ना कुछ हिंट दे रहता है। एज्यूम दैट लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, या फिर लॉस 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड, ऐसा कुछ ना कुछ हिंट दे देता है क्वेश्चन। या फिर फैक्ट्स देख के पता लग जाता है कि लॉस तो नहीं बन रहा। लॉस कौन से वाला? डेप्शन माइनस करने के बाद वाला, ऑलरेडी लॉस में आ रहा है। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन ये वाली फिगर अगर लॉस में आई तो आप डेप्शन पहले माइनस करोगे, फिर डेप्शन ऐड बैक करोगे बाद में। कितना आया डेप्शन? 30 लाख। 30 ये की तरह 10 है ना, 10 था। 30 कितना रह गया? 38 lakhs नेगेटिव 11 लाख 98 lakhs 79 lakhs। ठीक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस क्या करना है आपने? टैक्स। अब मेरी बात सुनो, टैक्स का रेट कितना है? 25%। अब यहाँ पे ना 2-3 ऑप्शन निकल के आएंगी। देखो ये क्वेश्चन देख ले, हमने सारा देख लिया। ऊपर क्या दिया होता, वर्किंग कैपिटल जा रही है, तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में कंसिडर करेंगे कि हमारा 240 लाख की तो मशीन आई है, 30 लाख की वर्किंग कैपिटल में आउटफ्लो गया है। और ऊपर कुछ नहीं दिया था, ये सारा कुछ देख लिया, फाइन हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? दैट लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। क्या समझे? अगले साल में तो नहीं जा सकता। सुनो, आप बिल्कुल नहीं हो, आपको इनकम टैक्स भी नहीं पता, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स बताता हूँ। अगर किसी साल में लॉस आ गया, जैसे पहले साल में लॉस आ गया, क्वेश्चन कह रहा है सर कि लॉस है तो फिर टैक्स तो बनेगा ही नहीं, फाइन, टैक्स पे कोई नहीं करना, लेकिन क्या इस लॉस का कोई बेनिफिट मिलेगा? मतलब अगले साल में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 11 लाख। अगले साल टैक्स पे करना है कि सेट ऑफ मार के 0? घर का आ जाएगा क्वेश्चन। कैरी फॉरवर्ड कैन नॉट बी डन, मतलब अगले साल में नहीं जा सकता। 2 अलग अलग वर्ड्स है, कैरी फॉरवर्ड वर्ड अलग है, सेट ऑफ वर्ड अलग है। इनकम टैक्स में आप चैप्टर पढ़ोगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। नहीं, जितनी लोड है मैं पहले बता तो रहा हूं। चैप्टर का नाम पता क्या है? सेट ऑफ अलग चीज, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अलग चीज। क्या समझे? देखो, क्या बंदा एक ही बिजनेस कर रहा है? मल्टीपल बिजनेस भी कर रहा हो सकता है। मल्टीपल बिजनेस भी हो सकता है सर। तो प्रांजल 3 बिजनेस कर रही है, एक बिजनेस में लॉस आ गया, दूसरे 2 बिजनेस में प्रॉफिट है, तो लॉस का फायदा कैसे मिलेगा? जो करंट ईयर में अगर कोई बाकी बिजनेसेस हैं उसका प्रॉफिट अगर आ रहा है, तो एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ मारो, तो दूसरे बिजनेस का इनकम टैक्स कम पे करना पड़ा, और मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, इनफ्लो मान लेना। दिस इज सेट ऑफ। अगर 3 बिजनेस है, अगर 3 बिजनेस है तो फिर सेट ऑफ उसी साल में हो पाएगा, प्रोवाइडेड दैट बाकी बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। हेलो, क्या समझे? अगर किसी साल में लॉस आ रहा है, अगर किसी बिजनेस में किसी साल में लॉस आ रहा है, तो आप ये चेक करोगे सर अगर लॉस आ गया तो उसका टैक्स बेनिफिट इसी साल में मिलेगा या अगले साल में मिलेगा? किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? क्या आपके कोई बाकी बिजनेस है प्रॉफिट मेकिंग?
अगर आपके बाकी बिजनेसेस प्रॉफिट मेकिंग है तो जिस ईयर में लॉस उसी ईयर में टैक्स सेविंग हो जाएगी, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड कर लो, फिर सेट ऑफ कर देना। अब कैरी फॉरवर्ड सर कितने सालों तक कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में ही, वैसे तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि नो कैरी फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, नो कैरी फॉरवर्ड। अगर क्या रहता कैरी फॉरवर्ड तो कितने सालों के लिए सर, अगले साल के लिए या उससे अगले साल के लिए भी। वैसे इनकम टैक्स में लॉ 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी किसी केसेस में 35 AD के केसेस में 4 साल के लिए, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में FM के क्वेश्चन में क्वेश्चन खुद बता रहा था कितने सालों के लिए मैक्सिमम सेटअप हो सकता है। ठीक हो गया, समझा क्या समझा है कि सर अगर लॉस आ गया किसी साल में तो आपके पास कौन कौन से केस बन सकते हैं, अगर लॉस आया तो क्या क्या केस बन सकते हैं। बढ़िया है, ठीक क्यों, बढ़िया है। केस 1 क्या बन सकता है, नो सेट ऑफ। केस 2 सेट ऑफ इन सेम ईयर। केस 3 लॉस कौन से वाला है, ये बिजनेस लॉस, मतलब कौन से वाला, अब हाँ ठीक है ऑपरेटिंग सही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन बट सर वैसे एक बिजनेस और लॉस दूसरे बिजनेस ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ आ करके ये लो एयर कंडीशनर चला नहीं, अब नो सेट ऑफ कब, कोई भी सेट ऑफ नहीं पॉसिबल कब, देखो जैसे क्वेश्चन कहते हैं वैसे तो करना ही है, इसके अलावा अदरवाइज कोई भी सेट ऑफ, चलो ये 3 केस बन सकते हैं। अब इसको मैं एक फ्लो चार्ट के तरीके से बना के दिखाता हूं। अगर केस है आपका एग्जिस्टिंग कंपनी या फिर न्यू कंपनी, अगर तो न्यू कंपनी तो कौन सा केस बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड का केस बन सकता है। दैट इज टैक्स सेविंग इन फ्यूचर। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का केस है, अगर कंपनी एग्जिस्टिंग है तो फिर सेम ईयर में सेट ऑफ पॉसिबल है प्रोवाइडेड दैट बाकी बिजनेस प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। इफ गिवन दैट प्रॉफिटेबल कंपनी, तो क्या करेंगे, सेम ईयर सेट ऑफ और अगर ये नहीं दिया हुआ वर्ड, इफ क्वेश्चन डजंट मेंशन चार्ट बनाओ, ये थोड़ा बाहर रखे है, चार्ट बनाओ देखियो, नहीं नहीं बाली आगे पीछे नहीं जाना, उसी पेज पे रहो जहाँ पे लिखा हो ना सेट ऑफ कैरी, लिखा हो ना सेट ऑफ वगैरह, नहीं नहीं इधर ही बना दो, नहीं नहीं उठी लिखो, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 25 के आगे पीछे लिखो, कर लो कुछ तो करो, ऐसे खिलार के बनाओ ना, बनेगा, जगह है बहुत है।
बात समझ में आ गई? एक बार ये हो क्या गया, लास्ट बार एक बार फिर से सुन लो, फिर लिख लेना। देखो एक लास्ट सुन लो, फिर ऑलमोस्ट खत्म है। अगर किसी ईयर में लॉस आ गया, पहले तो लॉस का मतलब क्या होता है? बिजनेस लॉस का मतलब क्या है कि सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव फिगर आ रही है, कौन सी वाली फिगर देखनी है? डेप्रिसिएशन घटाने के बाद देखनी है, लेकिन ब्याज नहीं घटाना। ब्याज क्यों नहीं घटाना? क्योंकि सर हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख रहे हैं। ब्याज बिना घटाए, डेप्रिसिएशन घटा के वो वाली फिगर अगर लॉस आ रही है, उसको बोल रहे हैं हम बिजनेस लॉस। अगर बिजनेस लॉस है मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट। तो उस केस में क्या करना है आपने? उस केस में क्या करना है, पहले आप ये चेक करोगे एग्जिस्टिंग कंपनी है न्यू कंपनी। अगर तो न्यू कंपनी है, देखो फिर तो कोई और बिजनेस है ही नहीं, फिर तो सेट ऑफ पॉसिबल ही है नहीं, फिर तो अगले साल में लेके जाना पड़ेगा, फिनिश। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, फिर उसके पास हो सकता है कि बाकी बिजनेसेस भी हो, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि बाकी बिजनेस प्रॉफिटेबल है नॉट प्रॉफिटेबल है। अगर वर्ड लिख दिया प्रॉफिटेबल है, फिर उसी ईयर में सेट ऑफ मार दो। अगर वर्ड अगर नहीं लिखा किसी क्वेश्चन में प्रॉफिटेबल, फिर आप मानोगे यार बाकी बिजनेस प्रॉफिटेबल वगैरह नहीं होने, बस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करेंगे। ठीक हो गया जी। और अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया कि कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल ही है नहीं, फिर बस लॉस इज अ डेड लॉस, नो बेनिफिट। अगर कैरी फॉरवर्ड, अगर न्यू कंपनी का केस है तो कैरी फॉरवर्ड ही ऑप्शन है ना। इतने एग्जिस्टिंग कंपनी आ वाला केस है, ये वाला केस है, लेकिन क्वेश्चन कह रही है कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। और अगर क्वेश्चन कह रही है कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड मतलब नो टैक्स सेविंग, लॉस इज डेड लॉस। तो मैंने लिख दिया ना, कैरी फॉरवर्ड अलाउड है अगर क्वेश्चन इफ अलाउड बाय द क्वेश्चन, कैरी फॉरवर्ड कर लो इफ अलाउड बाय द क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन ने अलाउ नहीं किया, फिर आपका लॉस क्या हो गया? डेड लॉस, टैक्स बेनिफिट नहीं होएगा। एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में लगातार 6 क्वेश्चन अलग, हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का है, पता लग जाएगा घर पे जाके। बताता हूँ थोड़ा सा, अभी खत्म नहीं किया, अभी तो एक बार चार्ट बनाओ। ना 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 ना, बस ये बना लो चार्ट, ये रहने दो। दिल खोलो, लॉस थैले डिफाइन कर दो, जरूरी है बिच्छी। आ देखो श्रेयानी किमें लिखा है, आई जी बना दो, शायद दिखाई इन्होंने पीछे कापी यार, आई बना लो सेम। पता है इसको ना, मैंने ऐसे कंप्रेस किया हुआ है, उसको ऐसे खिलार लो ना, दफा हो। नीचे है देखो, नीचे जगह बहुत है। इसको वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे बना लो, 1 2 3 केस। फ्लो चार्ट बनाने सीखो यार माड़े मोटे यार। ऐ करो, जगह है नहीं ना, बाज बना लियो, बरहन दियो, बाज बना लियो। अब देखो ये क्वेश्चन में कौन सा केस है? केस 1, एग्जिस्टिंग कंपनी। कुछ इधर देख ला, बाजू देखेंगे इधर। एग्जिस्टिंग कंपनी है, लेकिन क्वेश्चन लिखा है वर्ड प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा हुआ, देयरफॉर सेम ईयर सेट ऑफ, सेम ईयर सेट ऑफ तो नहीं कर पाएंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन निकल के आई, लेकिन कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन ने मना कर दिया, देयरफॉर डेड लॉस। डेड लॉस का मतलब कोई भी इसका बेनिफिट नहीं होएगा। तो फिर इस साल में टैक्स का क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, जीरो हो गया। अगले साल में 11 लाख का प्रॉफिट आएगा, 11 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स का रेट है? तो बस कर दो फिर, 25% है। कितना आ गया? पैड बता दो बस सीधा, सारे पैड बताते जाओ। 8 लाख। नेक्स्ट 73,50,000।
अब डेप्रिसिएशन मैंने माइनस तो कर दी थी, लेकिन मेरा कैश आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं, तो ऐड बैक कर दो। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, कैश इनफ्लो पर एनम 30 लाख, अगले बार 38.25, 103.50, ठीक हो गया। अब उठानी ही है, हाँ 8 लाख ही होगा, गलती होगी ना वो तो, क्योंकि ऐसा है ना, इतना आउटफ्लो तो गया ही है ना पूरे साल में, इतना लॉस तो ठीक है, इतना आउटफ्लो गया है, लेकिन 30 लाख अभी गया नहीं था तो प्लस कर लिया, तो 8 लाख रुपया बेसिकली नेगेटिव की फिगर है, इतना आउटफ्लो गया है, ऐसे आएगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एनुअल इनफ्लोज। एनुअल इनफ्लो मतलब जो पर एनम आ रहा है ना, सिर्फ उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली है, जो एंड पे स्क्रैप आ रहा है वो भी रहता है लेने वाला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इनफ्लो कितना आएगा, पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो, कितने कितने आएंगे, टेन रेट कौन सा है इस क्वेश्चन में, 10% ही है, 0.909, 0.826, 751, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, टोटल करके कितना हो गया, 2 पॉइंट, फिर से 2 पॉइंट, और 6, 7, 8 का टोटल, वन 1.5, टोटल कितना हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इनफ्लो, सर स्टिकर आ गया 1.5 तो स्टिकर ना यार, ये पानी पुनी लाके बटना वो नहीं, पन्नी उतने नहीं है, पट के देखिए मैं थोड़ा यार, सुबह के काम करियो ठीक है, और पन्नी तो नहीं है, कल ही लेमिनेट साड़ते हैं, 3 करोड़ 58,000, कोई नहीं, छोड़ छोड़ क्या देखना है यार, इसका सही होगा बस, ठीक हो गया। प्लस क्या करना है हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप में क्या कुछ आ रहा है, 240 लाख का तो जीरो हो गया, लेकिन 30 लाख है वो आएगा वर्किंग कैपिटल वाला। 8वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, सर 139952 पॉइंट, चलो 13, ठीक हो गया। पीवीसीआई कितना हो गया, 3 करोड़ 88 लाख 58,272। लोड नहीं। एनपीवी कितना आ गया, करोड़ 18 लाख 58,272। क्यों 82 आएगा, सर लावे एनुअल इनफ्लो गलत ਦੱਸ ਦੋ 374 आंसर मैच हो गया। पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि पेपर में आएगा नहीं फर्क, क्योंकि पेपर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन खुद से दे देगा, तो फर्क आएगा ही नहीं।
और अगर फिर भी आ रहा है फिर आपने फिगर ही गलत उठाई है। राउंड ऑफ कवर। मेरी बात सुनो, ये केस हमने क्या किया था, देखो अब आपको कहानी समझ में आई क्वेश्चन कैसे करना है। अब मैं आपको बस टेक्स्ट ट्रीटमेंट बता देता हूँ 3 तरीके का अलग अलग। देखो अगर ये कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी प्लस प्रॉफिटेबल होती तो क्या होता, सेम ईयर में सेटअप हो जाता, सेम ईयर में सेटअप हो जाता मतलब सेम ईयर में टैक्स सेविंग हो जाती। कैसे करते, देखो हम कहते हैं कि सर 38 लाख का लॉस आ रहा है ना, तो 38 लाख मेरे को बेनिफिट देगा। कितना बेनिफिट देगा, 38 लाख का 25%। कितना बन गया, 9,50,000। इसको क्या मान लेंगे, इनफ्लो। तो नीचे का ये कितना बचेगा आपका, 38 का आउटफ्लो प्लस 28,50,000। और ईयर 2 का वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो तो टैक्स तो सेम ही जाएगा, तो ये तो सेम ही रहेंगे सारे, लेकिन उधर 28,50 माइनस का रह जाएगा। और 30 लाख का डेप्शन एड बैक करेंगे तो 1,50,000 का नेट इनफ्लो बन गया प्लस का, बाकी ये सारे सेम है। ठीक, फिर आपकी ये फिगर चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, ये कौन सा केस था, अगर प्रॉफिटेबल कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी। और अगर केस आपका ऐसा हो, न्यू कंपनी का केस, या तो न्यू कंपनी का केस या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी बट नॉट प्रॉफिटेबल, तो इस केस में क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लो सर। कैरी फॉरवर्ड करके अगले सालों में सेटअप करेंगे। ठीक, तो इस साल में पता क्या आएगा, बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से देखना। क्या ईयर 1 एंड पे कोई टैक्स सेविंग हो रही है, कुछ सेटअप हो रहा है ईयर 1 एंड पे, सर वो सेटअप ईयर 2 एंड पे होएगा। तो जो टैक्स सेविंग का इनफ्लो बनेगा ईयर 2 एंड पे बनेगा, ना कि ईयर 1 एंड। तो ईयर 1 की फिगर यही रहेगी। ठीक, लेकिन ईयर 2 में जो मेरा टैक्स का आउटफ्लो था वो चेंज हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे हम, ऐसा करेंगे, सुनो, उसमें पता क्या करेंगे, हम कहेंगे मेरा ईयर 2 का प्रॉफिट कितना है 11, लॉस कितना पड़ा है 38, तो प्रॉफिट कितना रह गया आफ्टर सेट ऑफ 0, तो टैक्स कितना जाएगा 0। ये कितना आ गया 11 लाख, ये 30 लाख जोड़ो, इधर कितना बनेगा 41 लाख। बात समझ में आई। और ईयर 3 में क्या करोगे आप, इसको वर्किंग नोट बना के दिखाओगे। आप कहोगे सर 98 लाख का प्रॉफिट आ रहा है माइनस सेटअप ऑफ द लॉस, 38 में से 11 सेटअप कर दिया, 27 रह गया, तो 27 अगले साल में सेटअप करो। ईयर 3 में कितना रह गया पीछे, 71 लाख रह गया। 71 लाख का 30% कितना हो गया, 17,75,000। 25% करना है, 25% कितना हो गया 17,75,000। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस करूँगा 17,75,000। समझ में आ गया सेटअप कैसे मारना है आपने। कितना रह गया प्रॉफिट, अब 30 लाख प्लस करके ये फिगर चेंज हो जाएगी, लेकिन अगले साल का सेम रहेगा। बात समझ में आ गया, नो सेट ऑफ, सेम ईयर सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कहानी खत्म। एक बार के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल करते हैं। और ध्यान सुनो, एक मिनट। अगर तो कोई भी सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है तो फिर हमने क्या किया, 38 लाख का एज इट इज, 38 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा था नेगेटिव में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 38 लाख रख लिया, टैक्स का नो इफेक्ट। कब था, जब नो सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड, नथिंग, डेड लॉस। और अगर सेम ईयर में सेट ऑफ हो रहा है तो मैंने कहा सेम ईयर में इनफ्लो बन गया। कितना बन गया, 38 लाख का 25%। ठीक हो गया। अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो क्या होएगा, अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, देखो पहली बात, ईयर 1 एंड पे तो कुछ नहीं करना,
ईयर 2 में क्या होगा, प्रॉफिट कितना हो गया 11, लॉस कितना है ज़्यादा है, लॉस कितना है ज़्यादा, प्रॉफिट कितना है 11 लाख, तो प्रॉफिट 11 लाख माइनस सेट ऑफ द लॉस, कितना प्रॉफिट बचा टैक्स देने के लिए 0, अगर टैक्स देने के लिए 0 बचा तो इधर 0। हाँ सही है, ऐसा ही। सर सेम ईयर वाला सेटअप सेम ईयर का सेटअप ये 38 लाख का लॉस सेम ईयर सेटअप 3 साल वाली गल हो 21 लाख का 1 साल अगर सेम ईयर में सेट ऑफ हो रहा है ਉਹਦਾ मतलब की हो गया, कोई होर बिजनेस होगा उसका प्रॉफिट होएगा, उसमें जाके लॉस सेट ऑफ होएगा, उसका टैक्स जो पहले पे करना था वो कम हो गया, जितना उसका टैक्स कम हो गया वो इनफ्लो उठा लिया। मतलब आप ये 38 लाख ये लॉस अगर सेम ईयर सेट ऑफ है, आपस में प्लीज ना बोलो, एक बार मुझे बोल दो, विकांश बाद में समझाना, एक बार मुझे समझाने दो। अगर सेम ईयर में सेट ऑफ हो रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये जो अपन ने क्वेश्चन किया है, ये जो डाटा है हमारे पास सिर्फ एक बिजनेस का है, लेट्स से हमारे पास बिजनेस 3 है, शेलर है और ये हमारा पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप का लेट्स से हम हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो पेट्रोल पंप का तो लॉस आ गया लेकिन शेलर का तो प्रॉफिट है ना, तो पेट्रोल पंप का जो पहले साल का लॉस आ गया 38 लाख का, वो शेलर के प्रॉफिट के सेट ऑफ मारा, शेलर का प्रॉफिट ज़्यादा था, टैक्स ज़्यादा बनना था, क्योंकि पेट्रोल पंप का लॉस सेट ऑफ मार दिया उधर, तो उधर टैक्स कम बना, जितना उधर टैक्स की सेविंग हो गई वो पेट्रोल पंप में इन्फ्लो मान लिया, पेट्रोल पंप लाया, लॉस आया, टैक्स का बेनिफिट मिला, अदरवाइज ना मिलता। तो ये जो सेट ऑफ मिला है पेट्रोल पंप के कारण मिला है, तो जो बेनिफिट मिल रहा है पेट्रोल पंप की कैलकुलेशन में हमने कंसिडर कर लिया। सेम ईयर सेट ऑफ समझ में आ गया, जितना लॉस था 38 का हम मान के बैठ गए कि उधर जो प्रॉफिट होगा ना 38 से ज्यादा होगा, ये मान के बैठ गए, एज्यूम कर लिया, प्रॉफिटेबल कंपनी कहा था। 38 लाख का 25% तो सेविंग होएगा ना, तो 38 लाख का 25% इनफ्लो डाल दिया, ठीक हो गया, ये हो गया सेम ईयर सेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, अगर सर कोई भी, अच्छा ये तो दूसरा था, पहले वाला था सर अगर कोई भी बेनिफिट नहीं है फिर तो कुछ नहीं किया, लॉस है तो है, टैक्स का बेनिफिट ना तो आउटफ्लो ना इनफ्लो, कुछ नहीं करना, ना सेम ईयर में ना अगले ईयर में। अगर डेड लॉस है तो डेड लॉस कुछ नहीं करना, सेम ईयर सेट ऑफ उसी साल में इनफ्लो उठा लिया, ईयर 1 पे ही, जिस साल का लॉस उसी साल में इनफ्लो। और अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तब क्या करेंगे, अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो पहली बात तो जिस ईयर का लॉस है उस ईयर में तो कोई इफेक्ट नहीं है, जिस ईयर सेट ऑफ होगा उस साल देखेंगे। उस साल मैं कह रहा हूँ कि देखो सर प्रॉफिट कितना आ रहा था बिफोर सेट ऑफ 11 लाख, सेट ऑफ मारा तो टैक्स पे करने के लिए प्रॉफिट कितना रह गया 0, अगर टैक्स पे करने के लिए 0 रह गया तो टैक्स कितना जाएगा 0, फिनिश। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, टैक्स कितना जाएगा 0। फिर उससे नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना 98, लेकिन सर लॉस पड़ा है वो सेट ऑफ मारेगा, कितना सेट ऑफ मारेंगे 27 लाख, लॉस सेट ऑफ मारने के बाद टैक्स जिसके ऊपर देना वो प्रॉफिट कितना रह गया और टैक्स कितना बन गया, जितना टैक्स बन गया उतना आउटफ्लो आ गया, कहानी खत्म होगी। ਜਿਹੜਾ 80 ਲੱਖ 25 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਾ 98 ਹੀ ਆਊਗਾ। चौथे पंजवें का तो सर 98 हाँ गलत हो गया, गलत होगी कैलकुलेशन, गलत होगी कैलकुलेशन, क्योंकि ये जो आ रहा है 1775 ये सिर्फ थर्ड ईयर का है, फोर्थ और फिफ्थ का अलग अलग होएगा, तो आइडियली सही है अलग अलग करना पड़ेगा, थर्ड ईयर का अलग करना पड़ेगा, ईयर 4 और 5 का अलग करना पड़ेगा। ईयर 4 और 5 का 98 लाख का आ गया, इसका फिर से माइनस करो कितना टैक्स, सही है बात। कितना आ गया टैक्स माइनस करके कितना रह गया 70। फिर क्यों बंद करेगा, अगला अगले को दिख नहीं रहा होगा इतना टाइम पड़ा है अभी, फिर यार बंदे का कसूर है, हम क्या करें। सर ये वीडियो थोड़ी 5 लाख कट है, ये एडिटिंग करके डाल देंगे, क्रॉप डाल देंगे, डालेंगे तो सही। और समझ में आ गया, थैंक यू।